तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए इस कार्यक्रम में। मृदा नमूना एवं मृदा परीक्षण पर जानकारी। पपीते की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसल उत्पादन के लिए ह्रास हुआ है, उसकी जानकारी ज्ञात कर कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मृदा से पूर्ति हो। लेकिन प्राय देखा जाता है कि प्रदेश के किसान भाई अपने खेत की उर्वरता की जांच नहीं कराते तथा इसमें अवैज्ञानिक तरीके से उर्वरक का प्रयोग कर फसलों को उगाते रहते हैं। इससे उस खेत की उर्वरता का ह्रास होता है तथा आगे उगाए जाने वाली फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जरूरी है कि मृदा की उर्वरता स्थायी बने रहे, उसके लिए मृदा परीक्षण कराएं। इसके अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग कर मृदा को स्वस्थ बनाए रखें। तो किसान भाइयों, कैसे करें मृदा परीक्षण तथा इससे क्या लाभ हैं, उन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रणधीर नायक से। मिट्टी की उर्वरता को अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। परीक्षण के उपरांत जैसी हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति हो, जिस चीज़ों की कमी हो, उनको हम बढ़ा करके दें। इसके लिए आवश्यक है कि मृदा नमूना कैसे एकत्रित करते हैं और उसमें से प्रतिनिधि नमूना हम कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में 250 ग्राम मिट्टी का नमूना कैसे पहुंचाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना जो है विशेष ही आवश्यक है। इसके लिए आप देखें कि जिस खेत से आपको मिट्टी का नमूना लेना हो, नमूना लेने से पहले 3 प्रकार की सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होता है। हमारे गांव में प्रथा है, घर के आसपास के खेतों के कोने पर जाकर के किसान भाई अपना घूर रख देते हैं। तो खेत के जिस कोने पर घूर रखा हुआ हो, वहां से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि खेत की जमीनों के 1 मीटर की चौड़ाई में मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। माना यह जाता है कि उसमें ये सस्य क्रियाएं करते वक्त जो है थोड़ी सी मृदा उर्वरता मेड़ के किनारों पे ज़्यादा होती है। तीसरी सावधानी ये है कि हमारे गांव के खेत के मेड़ों पर ये अक्सर जो है प्रायः वृक्ष पाए जाते हैं। जहां पर वृक्ष हो और जहां तक उसकी छाया जाती हो, उस क्षेत्र से भी हमको मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ जो विशेष ध्यान देने की है वो ये है कि किस फसल के लिए कितनी गहराई से मिट्टी का नमूना लेना आवश्यक होता है। इसके तहत जो हमारी 4 माह की फसलें हैं, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, इनके लिए है कि 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई से मृदा नमूना लेते हैं। और जो वार्षिक फसल हमारी है, जैसे कि अरहर और गन्ना, मिट्टी का नमूना 0 से 30 सेंटीमीटर गहराई से लिया जाता है। और किसान भाई, जब आप कोई लंबे समय का काम करने जा रहे हों, जैसे कि बाग लगाना है, उस स्थिति में मिट्टी का नमूना 0 से लेकर के 1.5 मीटर गहराई तक लिया जाता है, जिससे कि हमारे बाग के जो पौधे लगेंगे
उनके जड़ों के विकास में कोई बाधा ना आने पाए। इसके अलावा 1 बीघे खेत से मिट्टी का नमूना आपको लेना है तो इसके लिए क्या क्या ध्यान देना होगा। आप देखें कि इसके लिए जो हमारे किसान भाई के घरों पर फावड़ा पाया जाता, फरुहा पाया जाता है, इससे अपने खेत में कम से कम 15 से 16 स्थानों से मिट्टी का नमूना लेते हैं। और यह नमूना लेने के लिए पहले जो अंग्रेजी का वी अक्षर होता है, वी आकार हम बनाते हैं। इसके लिए सामने से एक फरुहा मारिए, फिर उलट के दूसरे साइड से दूसरा फरुहा मारिए, तो अपने आप वी आकार का बन जाता है। और यह वी आकार बनने के बाद किसी भी एक साइड से ये खुरपा लगा करके ऊपर से लेकर के 30 सेंटीमीटर गहराई तक 1 इंच मोटी परत जो है हम इकट्ठी करते हैं। यह मिट्टी की जो है 1 इंच 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी जब आप 15-16 स्थानों से इकट्ठा करेंगे तो कम से कम 4 किलोग्राम मिट्टी इकट्ठी होती है। इस 4 किलोग्राम मिट्टी में से आपको मात्र 250 ग्राम मिट्टी का प्रयोगशाला में पहुंचाना होता है। इसको कहते हैं प्रतिनिधि नमूना बनाने की तकनीक, और इस तकनीक भी विशेष आवश्यक है। इसके लिए है कि जो भी 4 किलो मिट्टी हमारी इकट्ठी हुई उसको फर्श पे रख के या खेत में ही बोरे अखबार किसी चीज़ पे रख करके हम अच्छी तरीके से उसको मिलाते हैं। और यह मिलाने के बाद जैसे हमारे घरों पर रोटी बनाने का साधन होता है चौका और बेलन, तो चौके के आकार में उसको अच्छी तरीके से जो है मिला लेते हैं, उसको पाउडर बना लेते हैं। फिर चौके के आकार में गोलाकार बनाते हैं और गोलाकार बनाने के बाद उस पर हम धन का चिन्ह बनाते हैं। धन का चिन्ह बनाने का अभिप्राय कि आमने सामने की मिट्टी को आप हटा दीजिए, अगल बगल की मिट्टी को आप इकट्ठी कर लीजिए, आपकी मिट्टी जो है आधी हो जाती है। और यह क्रिया प्रतिनिधि नमूना बनाने की यह क्रिया तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि हमारे मिट्टी में से 250 ग्राम नमूना नहीं निकल जाता। यह 250 ग्राम मिट्टी का नमूना निकलने के बाद इसको हम मिट्टी नमूना की जो हमारी पॉलीथीन होती, थैली होती है, उसमें 2 थैली रखते हैं। एक 7 प्रकार की सूचनाएं इसमें देना आवश्यक होता है। इसमें 7 प्रकार की जो सूचना लिखनी होती है उसके तहत कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, ब्लॉक, जनपद लिखने के साथ साथ चौथी सूचना लिखते हैं कि मिट्टी का नमूना लेने की गहराई क्या है। 7 प्रकार की सूचना लिखी हुई इस नमूने के अंदर डालते हैं और दूसरी उस ये नमूने की थैली के बाहर बांध देते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए करना आवश्यक है कि जब आप मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में अपने मिट्टी लेके पहुंचते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मिट्टी का नमूना होता है। यदि आपके ऊपर की पर्ची अगर आपको खो जाती है तो आपका मिट्टी का नमूना अनाथ हो जाएगा। अतः अंदर वाली पर्ची से आपकी मिट्टी की पहचान बनी रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के वैज्ञानिकगण, वहाँ के प्रभारी अपनी संस्तुति देते हैं कि इस फसल में, इस खेत के इस फसल में जो है इतनी मात्रा में जो है जैविक खाद डालें, इतनी मात्रा में जो है रासायनिक खाद डालें, इतनी मात्रा में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व डालें। यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद फिर आपका जो है प्रतिनिधि नमूना पूरी तरह वैध होता है और उससे जो भी परीक्षण का परिणाम निकल के आता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, वह आपका उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। फलों के अंतर्गत यदि पपीते की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई अभी इसी समय नर्सरी तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसान नर्सरी प्रबंधन के समय कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इससे उन्हें आने वाले समय में अच्छी पौध की प्राप्ति नहीं हो पाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों कैसे करें पपीते की नर्सरी तैयार, इस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। सबसे पहले हम पपीते के लिए ये आसपास का क्षेत्र देख करके ये चयन करते हैं कि हमें कौन सी किस्म के पौधे तैयार करने हैं। बहुत सारी किस्में पपीते के अंदर आप देखेंगे, बाजार में जाएंगे तो उसमें मैं बताऊं आपको महत्वपूर्ण किस्में जिनमें रेड लेडी 786 ये ताइवान का हाइब्रिड है। इसके पौधों की परफॉर्मेंस अभी काफी अच्छी है और इसमें उभयलिंगी पौधे होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। दूसरी प्रकार की किस्में आती है जो देसी होती है, जिसमें अच्छे गुणों वाली किस्म जैसे कुर्ग हनी ड्यू, इसमें भी फलों का आकार बहुत अच्छा होता है और इसमें नर मादा जो है वो भी एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। इसी के हिसाब से दूसरा जो पूसा नन्ना के पौधे चाहिए, किसी को कोयम्बटूर 1 के चाहिए,
2 के चाहिए या सिलेक्शन के चाहिए, तो वो अलग अलग किस्मों के पौधे हम लोग तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग बीज को उपचारित करते हैं और 1 किलोग्राम बीज के लिए लगभग 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बीज उपचार करने के बाद में इसको हम पहले प्रो ट्रे के अंदर या फिर जो क्यारियां बनी हुई होती है उन क्यारियों के अंदर हम बुआई करते हैं। बुआई करने के लिए हम जो मीडिया काम में लेते हैं उसमें थैली के अंदर जो मीडिया होता है वो लगभग 1 भाग जो है कंपोस्ट होती है, दूसरा भाग जो होता है वो बालू मिट्टी का होता है और तीसरा जो भाग होता है वो तालाब की मिट्टी या काली मिट्टी का इस्तेमाल हम करते हैं। लगभग 4x6 सेंटीमीटर की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर का जो 2 सेंटीमीटर हिस्सा होता है उसको आधा कोकोपीट और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का लेकर के उसको मिला करके हम उसको भरते हैं। ऊपर के 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर डेप्थ का छेद बना करके उसमें हम बीज की बुआई करते हैं। बीज लगाते समय कुछ सावधानियां रखनी बहुत ही आवश्यक होती है। पपीते का बीज जो लगाए हैं उसकी डेप्थ जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बीजों के ऊपर किसी प्रकार का मिट्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि वो बहुत आसानी से बीज बाहर निकल सके। बीज बुआई के बाद में उसमें पानी देते हैं और लगभग बारिश के मौसम में 8 से 10 दिन के अंदर बीजों का अंकुरण होता है। अंकुरण के तुरंत बाद में पौधे में जैसे ही बढ़वार शुरू होती है उस समय कई बार मीडिया अगर अच्छा नहीं होता है तो उसमें तना गलन की बीमारी लग जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आने लगती है तो इसमें थैली में जो छेद हमने बनाए हैं या बनाते हैं उन छेदों को वापस क्लोगिंग ठीक करके उनमें से जल निकास की व्यवस्था बिठाते हैं। साथ साथ में डाइथेन M45 से पौधों को ड्रेंच करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से रोकथाम की जाती है। इसी के साथ साथ में एक चीज और हम ध्यान में रखते हैं कि पपीते के पौध को एक थैली से दूसरी थैली या क्यारी से थैली में ट्रांसफर करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ पे उसको हार्डनिंग बोलते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करने के अलावा दूसरा एक और विधि है जो प्रो ट्रे के अंदर हम पौधे तैयार करते हैं। इसमें छोटी छोटी ट्रे होती है और उनके अंदर कोकोपीट और जो रेशा होता है उस रेशे का मिक्सचर एक निश्चित अनुपात में डाल करके उसमें हम बीज डालते हैं और जैसे ही 15 दिन का पौधा तैयार होता है उसको हम की थैली में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें थोड़ा समय कम लगता है और बीमारी लगने के चांस कम रहते हैं और पौधा भी अच्छा स्वस्थ तैयार होता है। इसी के साथ साथ में जो क्यारी विधि से जो तैयार करते हैं उसके अंदर पौधा की जड़ों का विकास बहुत ही जल्दी होता है, बड़ी हो जाती है, पर इसको जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जड़ें के टूटने का डर ज्यादा रहता है। तो उससे बढ़िया यही होता है कि हम प्रो ट्रे के अंदर पौधा तैयार करें। और इसमें ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि क्यारी में या जो भी थैली है या जहाँ पे भी हमने पौध तैयार किए वहाँ पानी भरने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसमें पानी भरने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, पौधा कमजोर हो जाता है, तना गलन की बीमारी लग जाती है। पपीते की नर्सरी तैयार करने में एक विशेष बात आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो मीडिया आप तैयार कर रहे हैं या जहाँ से भी आप मीडिया मिक्स कर रहे हैं उसको उपयोग में लेने से पहले आप ये देखें कि उसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ज़्यादा पीएच मान वाले मीडिया को इस्तेमाल लेने से उसमें बीजों की जर्मिनेशन क्षमता कम हो जाती है और साथ में जो पानी आप काम में ले रहे हैं उसकी ईसी जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, पीएच जो है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जो बीजों के ऊपर पानी आप दे रहे हैं वो हमेशा झारे से देना चाहिए, कभी भी क्यारी में पानी भरना नहीं चाहिए। झारे से उसी अनुसार सुबह शाम दोनों टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी दें, बार बार पानी दें और नर्सरी अवस्था में खुली रोशनी के अंदर पौधों को नहीं आने दें। और इस अवस्था में एक और बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की कीट नर्सरी के अंदर नहीं होने चाहिए। कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाइयों का स्प्रे करके उसको जीवाणु कीटाणु मुक्त रखें ताकि प्रारंभिक अवस्था में पौधे में किसी भी प्रकार के कीट और बीमारियां नहीं लगें। इस प्रकार से हम जो है पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ग्लैडियोलिस में समसामयिक कार्य। बापू ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ये है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलता है प्रदेश का कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच कुछ ऐसे ख्याल
जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। उत्तराखंड की हर खबर देखिए अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कुछ किसान भाई ज्यादा आय प्राप्त करने हेतु फूलों की खेती कर रहे हैं तथा जिन किसानों ने ग्लैडियोलस की फसल लगा रखी है, अब उनकी फसल में स्पाइक बन रही होगी और स्पाइक निकलते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे मिट्टी चढ़ाना, खाद उर्वरक, कीट रोग प्रबंधन इत्यादि। अगर किसान इन सभी शस्य क्रियाओं को समय रहते नहीं करते हैं तो फसल से कम स्पाइक प्राप्त होती है। अतः ग्लैडियोलस से उच्च गुणवत्ता वाली स्पाइक लेने हेतु क्या करना चाहिए, इस बारे में अपने अनुभव को बता रहे एक किसान कस्बा नानौता, जिला सहारनपुर के श्री शहनशाह आलम। पहली निराई जब इसमें से पौधा निकल जाता है तब होती है, दूसरी निराई और गुड़ाई तब होती है जब ये गाभे में आना शुरू हो जाता है। मिट्टी चढ़ाने का कारण दो होते हैं, एक तो इससे जो हमारे पोषक तत्व जमीन के बीच में नाली में होते हैं वो मिट्टी चढ़ाने के उपरांत पौधे की जड़ तक चले जाते हैं, और दूसरा कारण ये होता है तेज हवा चलने के कारण जो स्पाइक गिर जाती है, मुड़ जाती है, और मार्केट में उसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, जिस कारण मिट्टी चढ़ाते हैं तो उससे स्पाइक सीधी और मोटी लेंथ होती है उसकी, और कंद भी हमारा काफी दमदार हो जाता है। जितने ज्यादा कॉर्म्स निकलेंगे उतनी उसमें हमारी फसल भी अच्छी कहलाई जाती है, इसलिए इसमें डबल मात्रा में मिट्टी चढ़ाई जाती है। किसान भाइयों, इसमें NPK 15 किलो का बीघा हमने इसमें स्टार्टिंग में डलवाया था जब हमने इसकी रुपाई की थी। दूसरा खाद इसमें होता है जब हमारी पहली नुराई होने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं, दूसरा खाद तब होता है 1 माह के अंतराल पे जब पौधा निकलना शुरू हो जाता है, और तीसरा खाद हमारा स्प्रे के रूप में लेते हैं। जैसे अब हमारा ये स्टेज हमारी गाभे की आ गई है, इस टाइम पे हम NPK का स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें जो हमारी स्पाइक है उसकी लेंथ और मोटाई दोनों अच्छी होती हैं, और साथ में हम फंगीसाइड कोई भी जैसे प्रोपिकोनोजोल वगैरह वो इसमें मिला के इसका स्प्रे किया जाता है, तो हमारा पौधा इससे फंगस से बचा रहता है। किसान भाइयों, बात करते हैं हम कीट की। जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक इसमें बीमारी आती है सुंडी की। सुंडी कीड़ा लगता है, वो क्या करता है स्पाइक को ऊपर से काट देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें हम मोनोक्रोटोफास या कोई भी कीटनाशक हम इसका स्प्रे करते हैं घोल बनाकर, और उसमें साथ में फंगीसाइड भी मिला देते हैं। फंगीसाइड जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उससे आपका पौधा जो है स्वस्थ रहेगा। इसमें सिंचाई के लिए शुरू में जैसे अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो हम तुरंत उसके फौरन बाद इसमें पानी की पतला पतला सा पानी निकाल देते हैं। यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी है तो हम उसके 15 दिन के उपरांत, जिससे कंद हमारा फूलना शुरू हो जाता है, तब सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई तब होती है, दूसरी सिंचाई 2 माह के उपरांत की जाती है। यदि आपका फूल गर्मी के सीजन में लगा रहता है तो मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से इसकी सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं मैं प्रति वर्ष 1 एकड़ इसमें ग्लेडियस की खेती करता हूँ। इसमें मिनिमम अगर आपके पास मार्केट वैल्यू डाउन जाती है तो 50,000 रुपये, अगर आपका खेत अच्छे रेट पे आ जाता है, सीजन के टाइम पे आता है, तो 75,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च काटने के बाद शुद्ध मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि के साथ अपनाए जाने वाले सह व्यवसायों में मुर्गी पालन एक लाभकारी सह व्यवसायों में से एक है, परंतु इस व्यवसाय में जोखिम भी बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण इसमें लगने वाले कुछ रोग। अगर एक बार आपके फार्म पर ये लग जाएं, तो फिर इनका नियंत्रण नहीं किया जा सकता और देखते ही देखते समस्त मुर्गे फार्म को अपने प्रभाव में ले लेता है। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में मृत्यु दर और आखिर में व्यवसाय से भयंकर हानि का सामना करना पड़ता है।
इनके प्रबंधन का सर्वोत्तम उपाय है टीकाकरण। इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद। आप चूंकि मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और आप अपने घर में देसी मुर्गियां भी रखे हुए हैं, जो आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं कभी कभी, तो मुर्गियों में रोकथाम का उपाय करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके लिए कि आपको मुर्गियों में टीकाकरण करने की आवश्यकता पड़ती है और इसका समय निर्धारित किया हुआ है और आप इसे आराम से आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि अगर रानीखेत बीमारी, जिसे कि आप देहाती भाषा में टुनकी या झुपनी भी कहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि मुर्गियां एक कोने में खड़े होकर के झुकने लगती हैं और उसके बाद देखेंगे कि सफ़ेद पैखाना करने लगेगी, वो मर जाती है। इसमें बहुत तादाद में मुर्गियां मरती हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो तो इसी को हम लोग रानीखेत बीमारी कहते हैं। तो इसका टीकाकरण अगर कर दिया जाए तो ये बीमारी आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए आपके अगर मुर्गी के चूजे 3 दिन के होते हैं, 3 से 4 दिनों के अंदर में आप इसे रानीखेत का F1 टीका 1 बूंद नाक में देना है। आप अपने बाएं हाथ में चूजा को रख लें और दाहिने हाथ ड्रॉपर से आप टीका को 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में दे दें। चाहे वो देसी मुर्गी हो या आप फार्म की मुर्गी रखे हुए हैं, इनमें किसी में भी आपको टीका लगाने की आवश्यकता है। अब आइए, जब 3-4 दिनों पर आपने रानीखेत का F1 टीका दे दिया तो अब दूसरा टीका जो है वो 14 दिन पर देना है। IBD कहते हैं उसको, और या तो उसको गंबोरो बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि मुर्गियों में रोग से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो रोग से लड़ने के लिए अगर क्षमता ख़त्म हो जाए तो अनेकों प्रकार के बीमारी का प्रकोप इसमें हो जाता है और मुर्गियां मरने भी लगती हैं। तो इसका टीकाकरण देने की विधि वही है जैसा कि आपने पहले दिया है। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए यही 2 टीका करने की ज़रूरत है। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बार बीमारियां आ रही है तो आप इसे पुनः एक बार 21 दिन पर रानीखेत का F1 टीका या लसोटा करके नाम से जो आता है उसे पीने के पानी में मुर्गियों को दे दें। इसके बाद 30 से 32 दिन पर आप एक बार गंबोरो का भी पीने के पानी में दे करके रोग को से बचाया जा सकता है। ब्रॉयलर पालकों को सिर्फ यही 2 टीका देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 5 से 6 सप्ताह में मुर्गियों को बेच देते हैं। लेकिन अगर आपने अंडा देने वाली मुर्गी रखी है तो उसके लिए आपको 6 सप्ताह पर पुनः एक फाउल पॉक्स का टीका, यानी कि मुर्गियों में चेचक का टीका एक बार लगाने की ज़रूरत है। इसे सुई से देने की ज़रूरत है। 0.2 ml चमड़े के नीचे आप इसे प्रत्येक मुर्गी को लगा दें। अब अंडे देने वाली मुर्गियों को 8 सप्ताह पर एक बार आप रानीखेत का दूसरा टीका, जिसका नाम R2B है, R2B को प्रत्येक मुर्गी को जांघ में 0.5 ml को दे दें। तो इससे आपकी मुर्गियां रानीखेत बीमारी से सुरक्षित हो जाती हैं। अंडा जब देना शुरू करती हैं उसके बाद 1 साल रखने की ज़रूरत होती है। तो उस अवस्था में आप 17 सप्ताह की उम्र में फिर से इसी रानीखेत का टीका को एक बार पुनः लगा दें। तो आप अपने यहाँ मुर्गियों के जो फैलने वाली बीमारियां हैं तो इससे बचाव किया जा सकता है। टीकाकरण करने के लिए लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसे कि टीका आप लाते हैं बाज़ार से तो उसे थर्मस में या बर्फ़ में रख कर लाएँ, और जहां पर आप टीका देंगे वहां पर भी टीका जो है वो आपको बर्फ़ के अंदर रखें ताकि टीका ख़राब नहीं हो। दूसरी बात ध्यान रखें कि टीकाकरण आप या तो सुबह के समय करें या फिर शाम में करें। बीच दोपहर के समय में टीकाकरण करना उचित नहीं है। इसमें मुर्गियां भी परेशान होती हैं ज़्यादा, और कि हमारे टीका ख़राब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप में आपको मुर्गियों में रोग फैलने वाली बीमारियों से मुर्गियों को बचाया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है।
निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पट्टी जिला प्रतापगढ़ के कृषक विवेक शुक्ला जी ने। यह गर्मियों में बकरियों की देखभाल पर जानकारी चाहते हैं। पहली बात, गर्मियों के दिनों में जो है बकरियों में जो है लू लगने का खतरा रहता, तो कहीं भी जो है 10 से 4 के बीच में जो है उन्हें चरने के लिए आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि लू लगने से जो है बकरियां अत्यंत कमज़ोर हो जाएंगी और मर भी सकती हैं, क्योंकि उल्टी, दस्त, बुखार सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं और बहुत सारी बकरियां इस कारण मरती भी हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि भाई घास या पौधों के पत्ते जो है जितने वो अवेलेबल हों, सूखा चारा जो है वो कम से कम देते हैं, और हरी जो है चीज़ें जैसे ग्रास हैं या पत्तियां हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दाना देने की कोशिश करते हैं। जितने भी सूखे चारे होते हैं ये जो है शरीर में गर्मी की मात्रा को जो है बढ़ाते हैं। फिर तीसरी बात आती है इसमें हमें कि जो मिनरल्स हैं, चूँकि ठंडे पानी की जो है व्यवस्था तो रखनी है, और कम से कम 2 बार जो है अपनी बकरियों को नहलाना भी ना भूलें आप लोग जो है, कि इससे जो है बकरियों का तापक्रम जो है वो मेंटेन रहेगा। खनिज मिश्रण जो है आप कम से कम रोजाना 10 से 15 ग्राम ये अवश्य देना शुरू करें गर्मी के दिनों में। इससे जो है जो गर्मी सहने की क्षमता है हमारी बकरियों की वो बढ़ जाएगी और उनका उत्पादन भी जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा जो है आप आसपास के जो है ज़्यादातर जो हमारे पेड़ हैं, बरगद है, जैसे पाखर है, नीम है, जो बड़े पेड़ हैं, इनके नीचे अगर बकरियां रहेंगी तो उनको ठंडी छाया भी मिलेगी और खुली हवा भी मिलती रहेगी, जिससे जो है गर्मी का प्रभाव कम से कम होगा। हाँ, बकरी घर में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि भाई दिन में जो है हम जो टाट लगाते हैं, जो खिड़कियां हैं, इनको जो है जूट से हम बंद कर दें और इन पे जो है हर 2-3 घंटे पे पानी छिड़कते रहें। तो इससे क्या होगा कि ठंडी हवा जो है हमारी वो बकरी घर के अंदर जाती रहेगी। और बकरी घर में जो है सफाई अच्छी तरह से रखें, क्योंकि अगर गंदगी और मक्खियां जो हैं वो नहीं ज़्यादा तंग करेंगी। और तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। और जैसे ही जो है गर्मियों के अंत में जो है आपको जो बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका टीकाकरण कराना है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इस तरह से अपनी बकरियों की गर्मियों में देखभाल करेंगे तो आप लोग जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपको जो है अधिक लाभ होगा। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। जैविक तकनीक द्वारा आम के उद्यानों का प्रबंधन, मूंगफली की फसल में समसामयिक कार्य, तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।